Assalamu alaikum, dear students. I welcome you all. Hope you are fit and fine. Today, we are going to discuss the chapter Pastoralists in the Modern World. This is the chapter taken from the ninth class history. In this chapter, you will read about nomadic pastoralists. Nomads are people who do not live in one place but move from one area to another to earn their living. In many parts of India, we can see nomadic pastoralists on the move with their herds of goats and sheep or camels and cattle. Have you ever wondered where they are coming from and where they are headed? Do you know how they live and earn? What their past has been? So these are the some questions which we are supposed to answer. Firstly, we will try to define who are nomads. तो जो नोमैड्स है वो वो लोग होते हैं जो कभी एक जगह पे नहीं ठहरते बल्कि एक जगह से दूसरी जगह सीजनल मूवमेंट्स करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी लाइफ डिपेंड होती है कैटल पे, हर्डिंग पे, या फिर जिसको हम कहते हैं पेस्टोरल एक्टिविटीज़। तो पेस्टोरलिस्ट असल में वो लोग होते हैं जिनका काम होता है अपनी लाइफ स्टॉक के साथ एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करना, और वो भी सीज़न के हिसाब से। तो जहाँ पे भी ग्रेजिंग ग्राउंड्स होते हैं, जिस सीज़न में भी ग्रेजिंग ग्राउंड्स होते हैं, उस सीज़न में ये मूवमेंट्स करते रहते हैं। बट pastoralists rarely enter the pages of history textbooks. When you read about the economy, whether in your classes of history or economics, you learn about agriculture and industry. Sometimes you read about artisans, but rarely about pastoralists, as if their lives do not matter, as if they are figures from the past who have no place in modern society. So, in this chapter, we will try to explain pastoralism as an important part of the societies both in India and Africa. So, let us begin this chapter known as pastoralists in the modern world. Look at this picture: sheep grazing on the bagials of eastern Gharwal. यहाँ पे आप गौर से देखिए, ये माउंटेन्स में किस तरह से ग्रेजिंग ग्राउंड में जो जानवर है वो किस तरह से ग्रेजिंग कर रहे हैं। तो ये एक पिक्चर आपको इस चैप्टर की जो फाउंडेशन है, फाउंडेशन के बारे में थोड़ा सा बताएगी कि ये लोग कैसे अपने लाइफ स्टॉक के साथ एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करते रहते हैं। तो इस चैप्टर में हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि पेस्टोरलिस्ट्स थे कौन, उनकी लाइफ कैसी थी, या फिर वक्त के साथ साथ उनको कैसी चेंज आई, कौन कौन सी पेस्टोरल कम्युनिटीज़ अब भी इंडिया में हैं। इन सब चीज़ों के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो जैसा पहला क्वेश्चन, हु आर पेस्टोरलिस्ट्स? द गोट, शीप और कैटल फार्मर्स आर नोन एज pastoralists. दूसरी definition, pastoralists are the people who always move with their livestock from one place to other place according to the seasons. तीसरी definition, pastoralists are people who depend for their living primarily on livestock. They inhabit those parts of the world where the potential for crop cultivation is limited due to the lack of rainfall, steep terrain or extreme temperatures. तो ये तीन डेफिनेशन से पता चलता है pastoralists, tribal communities, nomads, whatever their name is. तो ये वो लोग होते हैं जो डिपेंड होते हैं पूरी तरह से लाइव स्टॉक पे। तो इस लाइव स्टॉक के साथ साथ ये कुछ और भी काम करते हैं जिसको हम कहते हैं झूम कल्टिवेशन। समटाइम्स इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज स्लैश एंड बर्न कल्टिवेशन। कभी इसको नाम दिया जाता है हॉय कल्टिवेशन। तो इसी तरह से इसको कहते हैं शिफ्टिंग कल्टिवेशन। तो ये भी थोड़ा सा होता है, लेकिन ज़्यादातर इनकी लाइफ डिपेंड होती है लाइव स्टॉक्स पे, और इस लाइव स्टॉक के साथ ये एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करते रहते हैं। तो जो सबसे पहला टॉपिक हमारे पास है वो है पेस्टोरल नोमैड्स एंड देयर मूवमेंट्स। तो पहले मूवमेंट हम देखेंगे इन द माउंटेन्स। तो आपको ख़ासतौर पे अगर आप जे एंड के स्टेट में रहते हैं तो यहाँ आपने सुना होगा गुजर बकरवाल्स, जो काफ़ी मशहूर हैं
हर्डर्स के तौर पे वो गोट और शीप ज़्यादा पालते रहते हैं। तो ये माइग्रेट करते रहते हैं एक जगह से दूसरी जगह। तो इसी तरह से 19th सेंचुरी में भी ये माइग्रेट करते रहे। तो ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता इनकी जो मूवमेंट है उसमें भी काफ़ी चेंज आई। तो वो चेंज कैसे आई ये भी हम देखने की कोशिश करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, जब विंटर होता है तो हाई माउंटेन्स जहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ होती है तो ये वहाँ नहीं जा सकते हैं। तो इसलिए ये उन एरियाज़ में जाते हैं जहाँ पे घास होती है। तो इस तरह के एरियाज़ ओवेसली वहाँ होंगे जहाँ पे मॉडरेट या हॉट टेम्परेचर होगा। तो इस तरह से विंटर सीज़न में ये वैली से बाहर जाते हैं। जब समर सीज़न आता है फिर से ये यहाँ पे आते हैं अपने इन जानवरों को लेकर। तो जो रास्ता जिस रास्ते से आते जाते हैं वो नॉर्मली जिसको हम पीर पंजाल पास कहते हैं या बानिहाल पास भी उसको कहते हैं। तो ये यहाँ से आते जाते रहते हैं जिनको हम बोलते हैं गुजर बकरवाल्स। तो the variety of grasses that sprouted provided rich nutritious forage for the animal herds. By end September, the buckerwalls were on the move again, this time on their downward journey backward to their winter base. When the high mountains were covered with snow, the herds were grazed in the low hills. तो हाई माउंटेन्स पे जब बर्फ़ होती है तो ये लो हिल्स या प्लेन्स में आते हैं। जब प्लेन्स में यहाँ पे घास नहीं होती है तो ये हाई माउंटेन्स में चले जाते हैं। ख़ास तौर पे समर सीज़न में जैसे आपको मशहूर पता होगा पहलगाम है या सोनमर्ग है या फिर गुलमर्ग है या दूध पथरी का एरिया है या यूसमर्ग है। ये वो सारे एरियाज़ हैं जहाँ पे ये अपने जानवरों को लेके जाते हैं। तो मकसद होता है कि अपने जानवरों को वो हरी यानी सब्ज़ घास खिलाएं जिससे उनकी ग्रोथ होती है और फिर गोश्त के लिए भी वो यूज़ किए जाते हैं। जो ऊन निकलता है उनकी बॉडी से उसके लिए भी वो काफ़ी मशहूर होते हैं। तो गुजर बकरवाल की तरह और एक यहाँ पे जिसको हम पेस्टोरल कम्युनिटी कहते हैं उनको बोलते हैं हम गडीज़, गडी शेफर्ड्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। इनकी भी एक सिमिलर सीजनल मोमेंट होती है। ये ज़्यादातर जो विंटर का सीज़न होता है वो गुजारते हैं शिवालिक रेंज में, जो लो शिवालिक रेंज है जहाँ पे बर्फ़ नहीं होती है घास होती है। तो इसी तरह से फिर जब अप्रैल आता है तो ये नॉर्थ की तरफ चले जाते हैं और पहुँच जाते हैं लाहौल एंड स्पीति। तो जैसे जैसे स्नो मेल्ट होता है हाई माउंटेन्स पे ये वापस उन एरियाज़ में चले जाते हैं क्योंकि वहाँ पे ग्रास होती है। तो इस तरह से सितंबर तक इनकी मूवमेंट चलती रहती है। तो जब फिर बर्फ़ होती है विंटर्स में फिर ये वापस आते हैं लाहौल और स्पीति की तरफ और यहाँ पे जो झूम कल्टीवेशन है स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन ये करते हैं कुछ देर के लिए। तो वो ख़त्म होने के बाद फिर से ये वापस विंटर सीज़न में चले जाते हैं शिवालिक्स में। तो अप्रैल से सितंबर, सितंबर से अप्रैल ये मोमेंट्स इनकी लगी रहती है कंटिन्यू अकॉर्डिंग टू दिस सीज़न। जहाँ विंटर होता है ये उस सीज़न में दूसरे इलाकों में चले जाते हैं जहाँ पे घास होती है। तो जब समर सीज़न होता है नॉर्मली हर जगह पे ग्रेजिंग ग्राउंड्स होते हैं, हर जगह पे ग्रीन ग्रास होती है तो ये वहाँ आते जाते रहते हैं। इस मोमेंट से ये पता चलता है कि ये किसी एक जगह पे ठहरते नहीं हैं और इनकी जो सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी होती है वो डेफिनेटली यही जिसको हम लाइव स्टॉक कहते हैं वो ये लाइव स्टॉक होता है। तो डियर स्टूडेंट्स जब कभी भी ये एक साथ निकलते हैं मूवमेंट के लिए तो सेवरल हाउसहोल्ड्स कम टुगेदर फॉर दिस जर्नी फॉर्मिंग व्हाट इज़ नोन एज काफिला। तो काफिला हम बोलते हैं उस ग्रुप को जब ये मिलजुल कर यानी बहुत सारी फैमिलीज़ एक साथ मूवमेंट के लिए निकल पड़ते हैं, ग्रेजिंग के लिए निकल पड़ते हैं। तो ऐसे ग्रुप को हम बोलते हैं काफिला। तो और भी कुछ जो पेस्टोरल कम्युनिटीज़ है उनके बारे में भी हम जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे घरवाल एंड कुमाऊँ द गुजर कैटल herders come down to the dry forests of the Bhabar in the winter and went up to the high meadows, the Bagyals in summer. तो यहाँ दो एरियाज़ विंटर में जाते हैं भाबर में और जो समर सीज़न आता है जब इस तरह की चेंज आती है मिडोज़ में
तो ये समर में जाते हैं बगियाल्स में। जैसे कि पहले ही मैंने आप लोगों को एक पिक्चर दिखाई, वो बगियाल्स के एरियाज़ है जहाँ पे ये जाते हैं। So many of them were originally from Jammu and came to the UP hills in the 19th century in search of food pastures। तो जो बहुत सारे ट्राइबल कम्युनिटीज़ है असल में वो जम्मू एंड कश्मीर के स्टेट से थे, क्योंकि ये वैली काफ़ी मशहूर है ग्रेजिंग ग्राउंड्स के लिए। तो बाद में ये कहीं और पे सेटल हो गए, कहीं किसी और एरिया में रहने लगे, तो जैसे यूपी हिल्स में। तो इसलिए फिर इनका नाम भी ट्राइबल कम्युनिटीज़ के साथ बदलता गया। तो डियर स्टूडेंट्स, इस पिक्चर को आप गौर से देखिए। ये गुजर मंदाप है ऑन द हाई माउंटेन्स इन द सेंट्रल घरवाल। यहाँ पे आप देख सकते हैं इनके घर कैसे हैं, जो बम्बू और ग्रास के बने होते हैं, जो टेम्पररी होते हैं, किसी भी वक्त इनको उठाया जा सकता है। तो और भी कुछ पिक्चर्स है, इनको भी आप देख सकते हैं। यहाँ से देख लीजिए, आपको नज़र आएगा ओहिल वैली नियर पालमपुर इन हिमाचल प्रदेश। तो यहाँ पे गडीज़ किस तरह से वेट कर रहे हैं फॉर शेयरिंग टू बिगिन। तो इसको भी देख लीजिए आप। यहाँ पे हमें पता चला कि जब कभी भी सीजनल मूवमेंट करनी होती हैं, ये एक साथ जाते हैं। तो यहाँ दो टर्म्स हमने अभी की है, एक तो भाबर और दूसरी है बगियाल। तो भाबर को हम बोलते हैं अ ड्राई फॉरेस्टेड एरिया बिलो द फुट हिल्स ऑफ घरवाल एंड कुमाऊं। बगियाल वास्ट मीडोज इन द हाई माउंटेन्स। तो जो मेडोज़ होते हैं, यानी जो मैदानी इलाके होते हैं हाई माउंटेन्स पे, उनको हम बोलते हैं बगियाल। तो ड्राई फॉरेस्ट एरिया जिसको हम बोलते हैं भाबर। ड्राई फॉरेस्ट एरिया क्या, वहाँ पे घास होती है, सूखी हुई घास, जिसका ये इस्तेमाल करते हैं, कुछ जानवरों को खिलाते हैं, कुछ काट कर अपने साथ लाते हैं ताकि रास्ते में चलते वक्त इनको कोई प्रॉब्लम ना हो, इनके जानवर ना मरें। तो ये कुछ घास अपने साथ भी लेके आते हैं। ये इनकी सीजनल मोमेंट्स के अंडर एक्टिविटीज़ है जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट समझी जाती है शिप या शेफर्ड्स के लिए, या हम कहेंगे हर्डिंग के लिए। और एक पिक्चर आपके सामने नज़र आएगी, गड़ी शीप बीइंग शेयर्ड। शेयर्ड मतलब होता है जब इन जानवरों से ऊन निकाला जाता है, जब इनकी खाल से ऊन निकाला जाता है जानवरों को, तो तब ये इसको जमा करते हैं, फिर इसको कन्वर्ट किया जाता है वूल में, या हम कहेंगे थ्रेड्स में, और बेचा जाता है मार्केट में। तो ये भी इनके लाइवलीहुड का एक पार्ट है। तो जहाँ तक हमने अभी डिस्कस किया कि गुजर बकरवाल्स या और कुछ शेफर्ड जैसे गडीज़ के बारे में, इनके अलावा भी और कुछ है जो हिमालयन रीजन्स में रहते हैं। उनमें हैं भोटियाज, उनमें है शर्पाज है, किनावरीज। तो ये लोग क्या करते हैं, ये जब सीजनल मूवमेंट करते हैं तो तब तक उस एरिया को नहीं छोड़ते हैं जब तक कि वहाँ की घास ख़त्म ना हो। फिर ये किसी दूसरे एरिया में चले जाते हैं, वहाँ पे घास अपने जानवरों को खिलाते हैं। तो जब तक ये सीजनल मूवमेंट वापस होती है, मतलब जब ये वापस इस एरिया में आते हैं, तब तक इसमें ग्रास फिर से उगती है, फिर से ये हरा भरा हो जाता है, और फिर इस एरिया का यूज़ किया जाता है। इससे यहाँ एक चीज़ क्लियर होती है कि ये मूवमेंट के दौरान एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी, तीसरी से चौथी, इस तरह से साइकिलिक मूवमेंट के दौरान ये घूमते रहते हैं, और तब तक उस ज़मीन को जहाँ पे ये ग्रेजिंग कर चुके हैं उसको मौका मिलता है रिकवर होने का, फिर से ग्रास उगती है। दूसरा, बाउंड्रीज़ की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती थी इन 19th सेंचुरी में या उससे पहले इनके लिए। तो ये जहाँ जाना चाहते थे ये आराम से जा सकते थे अकॉर्डिंग टू द सीजनल मोमेंट्स। तो अभी तक जो हमने डिस्कस किया कुछ पेस्टोरल कम्युनिटीज़ के बारे में, जिनमें गुजर बकरवाल्स थे, जिनमें गडीज़ थे, या अभी हमने भोटियाज़ या शिरपाज़ या कनौरीज़, इन सब के बारे में पढ़ा। तो ये हमें पता चला कि सीजनल मूवमेंट या साइक्लिक मूवमेंट करते रहते हैं, और एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट में इनको जो अपने कैटल है या उनको साथ लेके जाते हैं ताकि वो आराम से घास खा सकें और उनकी ग्रोथ हो। तो फिर जो भी प्रोडक्ट उनसे निकलता है वो फिर मार्केट में बेचते हैं। मार्केट में ये वो चीज़ें खरीदते हैं जो नॉर्मली इनके पास अवेलेबल नहीं होती है। तो चलिए अब डिस्कस करेंगे टॉपिक ऑन द प्लेट्यूज, प्लेन्स एंड डेजर्ट्स। तो इन जो पेस्टोरल कम्युनिटीज़ की मूवमेंट है, ये प्लेट्यूज़ में कैसी रहती है, प्लेन्स में कैसे होती हैं, और डेजर्ट एरियाज़ में कैसे होती है।
तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ हमें एक और बात क्लियर पता चलती है कि सारे पेस्टोरलिस्ट्स माउंटेन एरियाज़ में नहीं रहते हैं, बल्कि कुछ रहते हैं प्लेट्यूज़ पे, प्लेन्स पे, डेजर्ट्स पे। तो देखते हैं इनमें कौन सी कम्युनिटीज़ कहाँ पे रहती है। यहाँ पे एक कम्युनिटी है जिनको हम डंगर्स बोलते हैं, जो महाराष्ट्र की कम्युनिटी है, पेस्टोरल कम्युनिटी। So in the early 20th century, their population in this region was estimated to be 4,67,000. Most of them were shepherds, some were blanket weavers, and still others were buffalo herders. The Dangar shepherds stayed in the central plateau of Maharashtra during the monsoon. मानसून सीज़न हम उसको बोलते हैं जब बारिशें होती है। तो यहाँ महाराष्ट्र में इनकी पॉपुलेशन 20th सेंचुरी में जो एस्टिमेट किया गया, इट वाज 4,67,000। तो कुछ लोग इनमें जानवरों को पालते हैं, ख़ास तौर पे जो भैंसें होती है, बफेलोज़ होती है, उनको पालते हैं। कुछ ब्लैंकेट्स भी बनाते हैं। तो और भी कुछ काम ये करते हैं, जैसे छोटा से छोटा मोटा ट्रेड होता है, जैसे घी बनाना, या फिर इसी तरह से कर्ड को प्रोड्यूस करना, मिल्क बेचना मार्केट में। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे ये प्रोड्यूस करते थे। तो मॉनसून सीज़न में इनकी मूवमेंट्स इसी एरिया में रहती थी। This was a semi-arid region with low rainfall and poor soil. Obviously semi-arid region हम उसको बोलते हैं जहाँ पे ज़्यादा बारिश नहीं होती है, जहाँ पे रेनफॉल लो होता है, और इस तरह से जो सॉइल की प्रोडक्शन होती है, जिसको हम कल्टीवेशन कहते हैं, वो कल्टीवेशन के लायक ज़्यादा नहीं रहती है। इट वॉज कवर्ड विद द थॉर्नी स्क्रब। थॉर्नी यानी जहाँ पे कांटेदार झाड़ियाँ होती है। नथिंग बट ड्राई क्रॉप्स लाइक बाजरा कुड बी सोन हेयर। कुछ और नहीं, सिर्फ एक बाजरा, जो कि ड्राई क्रॉप, जिसको पानी की ज़रूरत बहुत कम होती है, वो यहाँ प्रोड्यूस किया जाता था। इन द मानसून दिस ट्रैक्ट became a vast grazing ground for the Dangar flocks. By October, the Dangars harvested their bajra and started on their move west. After march of about 1 month, they reached the Konkan area. This was a flourishing agricultural tract with high rainfall and rich soil. Here, the shepherds were welcomed by the Konkani peasants. तो महाराष्ट्र से जब ये 1 महीने तक मूवमेंट करते हैं, यानी इस एरिया से निकल कर जब ये मूवमेंट करते हैं, तो ये पहुंच जाते हैं कोनकान एरिया में। कोनकान एरिया वो एरिया है जहाँ पे काफ़ी रिच सॉइल है और बहुत कल्टीवेशन होती है। तो वहाँ की जो पीजेंट्स हैं वो इनको वेलकम करते हैं, इन शेफर्ड्स को। क्यों वेलकम करते हैं, देखते हैं उनसे क्या फ़ायदा मिलेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि डंगर्स के बारे में हमने पढ़ा, डंगर्स जब महाराष्ट्र से निकलते थे, इस प्लेटू रीजन से निकलते थे, तो फिर पहुंच जाते थे कोनकान एरिया में, जो वहाँ पे कल्टीवेशन होती थी। तो कोनकानी पीजेंट्स, यानी पीजेंट्स जो इस एरिया के हैं, वो इनको वेलकम करते हैं। क्यों? क्योंकि जब वो हार्वेस्ट करते हैं, यानी जब वो क्रॉप्स को हार्वेस्ट करते हैं, चाहे वो खरीफ हो या रबी हो, ख़ासतौर पे खरीफ क्रॉप हम बोलते हैं जो ऑटमन क्रॉप होता है, और जिसको यूजुअली हार्वेस्ट किया जाता है बिटवीन सितंबर एंड अक्टूबर। और रबी क्रॉप, जिसको विंटर या हम कहेंगे स्प्रिंग क्रॉप भी कहते हैं, तो इसको यूजुअली हार्वेस्ट किया जाता है आफ्टर मार्च। तो जब ये हार्वेस्ट कंप्लीट होता था, तो इनको ज़रूरत थी दो चीज़ों की। इन कोनकानी पीजेंट्स की जो लैंड्स है, उनको दो चीज़ों की ज़रूरत है। एक, जिसको हम बोलते हैं फर्टिलाइज़र हम नेचुरल यूज़ करते हैं मैनर, यानी जिसको आप कहते हैं काउडंग, या इनकी जो जानवरों से निकलता है डंग निकलता है, तो वो यूज़ किया जाता था। जब ये जानवर वहाँ पहुँच जाते थे, तो ये उस काउडंग या इस तरह की नेचुरल मैन्योर को वहाँ पे डालते थे। दूसरा, जो भी बचा हुआ होता था इस खरीफ क्रॉप का पीछे, जैसे हस्क होती है, घास होती है, या कुछ और चीज़ें पड़ी होती हैं, जिसको हम स्टबल कहते हैं, लोअर एंड्स ऑफ ग्रीन स्टॉक्स। तो स्टबल उसी को कहते हैं जो लास्ट में बचता है। तो ये जानवर वही खाते थे। एक, ज़मीन साफ़ हो जाती थी। दूसरा, इस ज़मीन को ये फर्टाइल करते थे, अपना मैन्योर डाल के, अपना जो कावडंग होता है वो डाल के। तो इस तरह से कोनकानी पीजेंट्स को आराम मिलता था दो चीज़ों से। एक, उन्हें फर्टिलाइज़र की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती थी। दूसरा, उनकी जो लैंड्स थी वो साफ़ हो जाती थी। सो द कोनकानी पीजेंट्स आल्सो गिव सप्लाईज ऑफ राइस which the shepherds took back to the plateaus where green was scarce. With the onset of the monsoon, the Dangars left the Konkan and the coastal areas with their flocks and returned to their settlements on the dry plateau. The sheep could not tolerate the wet monsoon conditions. तो जैसे ही
यहाँ पे इनका सीज़न यानी सितंबर अक्टूबर या फिर हम कहेंगे नवंबर दिसंबर तक ये कोनकानी एरिया में रहते थे 19th सेंचुरी में। फिर उसके बाद वापस चले जाते थे उस ड्राई बेल्ट में जहाँ पे ये ओरिजिनली रहते हैं, जहाँ पे ये ओरिजिनली अक्सर ज़्यादा टाइम गुजारते हैं, यानी ड्राई फॉरेस्ट्स जिनको हम कहते हैं वहाँ पे रहते हैं। तो इस तरह से इनकी ये मूवमेंट काफ़ी फ़ायदा भी देती थी। कोनकानी पीजेंट्स इनको अपनी वो ग्रेन्स भी बेचते थे, खाने पीने की चीज़ें, और रिटर्न में कभी कभार इनसे जो ब्लैंकेट्स होती है या कर्ड होता है या घी होता है या मिल्क होता है या कभी कभार ये जानवर इनसे खरीदते थे। तो इस तरह का ट्रेड भी होता था। तो कोनकानी पीजेंट्स को भी फ़ायदा होता था और इसी तरह से इन जिनको हम डंगर्स कहते हैं इनको भी फ़ायदा होता था। तो दोनों इस तरह से एक दूसरे को काम आते थे 20th या 19th सेंचुरी के दौरान। तो फिर और भी कुछ कम्युनिटीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे। In Karnataka and Andhra Pradesh, again the dry central plateau was covered with stone and grass, inhabited by cattle, goats, sheep and sheep herders. तो यहाँ पे कर्नाटका या आंध्र प्रदेश, यहाँ पे भी काफ़ी जो सेंट्रल प्लेचो है, सेंट्रल पोर्शन है इस एरिया का, वहाँ पे कम घास होती है, स्टून ज़्यादा होते हैं, जानवर वहाँ जाते हैं घास खाने के लिए। तो यहाँ पे जो पेस्टोरल कम्युनिटी थी, दीज वर कॉल्ड एज गोलाज, वो अपने कैटल को लेकर यहाँ जाते हैं। तो और भी कुछ कम्युनिटीज़ यहाँ पे काम करती है जाती है, दीज आर कॉल्ड एज कुरुमाज एंड कुरुबाज। कुरुमाज एंड कुरुबाज reared sheep and goats and sold woven blankets। तो इस कर्नाटका आंध्र प्रदेश रीजन में न सिर्फ गोलाज है बल्कि कोरोमाज एंड कोरोबाज भी एक कम्युनिटी, दो कम्युनिटीज़ थी जो यहाँ पे अपने शीप और गोट के साथ जाते हैं और उनको घास खिलाते हैं, साथ ही में वहाँ पे ब्लैंकेट्स बेचते हैं जो ये बनाते हैं। सो दे लिव्ड नियर द वुड्स, कल्टिवेटेड स्मॉल पैट्स ऑफ लैंड, जिसको मैंने शिफ्टिंग कल्टिवेशन कहा, engaged in a variety of petty trades and took care of their herds. Unlike the mountain pastoralists, it was not the cold and the snow that I defined the seasonal rhythms of their movement. Rather, it was the alternation of the monsoon and the dry season. तो जैसा हमने माउंटेन्स में पढ़ा कि वहाँ पे स्नो या हेवी रेनफॉल डिसाइड करता है कि कब आना है कब जाना है, यानी जब स्नो हेवी स्नोफॉल होता है माउंटेन्स पे तो उस एरिया को छोड़कर चले जाते थे गुजर बकरवाल्स या बाकी जिनको हमने पढ़ा था। लेकिन यहाँ दो चीज़ें डिसाइड करती है, एक कब बारिशें होंगी और कब ड्राई सीज़न होगा, इसी हिसाब से यहाँ मूवमेंट होती है। तो हर जगह पे ये सीजनल मूवमेंट अलग अलग रीजन्स की वजह से होती है। तो यहाँ तक हमने पढ़ा कर्नाटका आंध्र प्रदेश के बारे में, महाराष्ट्र के बारे में, और यहाँ पे जो हमने पढ़े थे पेस्टोरल कम्युनिटीज़ उनमें हमने नाम लिया डंगर्स का महाराष्ट्र के, कर्नाटका आंध्र प्रदेश में गोलाज, कुरुमाज एंड कुरुबाज, ये यहाँ पे आते जाते रहते थे। दूसरा हमने देखा किस तरह से इनकी मूवमेंट होती है और किस रीज़न से होती है। ओवेसली मॉनसून की वजह से होती है या ड्राई सीज़न कब आएगा उसकी वजह से होती है। सो इन द ड्राई सीज़न दे मूव टू द कोस्टल ट्रैक्ट्स एंड लेफ्ट व्हेन द रेन्स केम। तो जब ड्राई सीज़न होता है वो यहाँ से चले जाते हैं कोस्टल ट्रैक्स की तरफ। कोस्टल ट्रैक्स हम बोलते हैं उन एरियाज़ को जो समंदर या दरिया के किनारे के आसपास हों, क्योंकि वहाँ पे पानी अवेलेबल होता है और घास की भी पॉसिबिलिटी होती है। लेकिन जब कभी बारिश होती है तो ये वापस चले आते हैं। ओनली बफेलोज liked the swampy wet conditions of the coastal areas during the monsoon months। ओवेसली जो भैंस होती है उसको पानी और गंदगी कीचड़ में रहना बहुत अच्छा लगता है, वो ठंडा मौसम भी पसंद करती है जब गर्मियाँ ज़्यादा होती है। तो इसी वजह से कोस्टल एरियाज़ में चले जाते हैं जहाँ पे वो आराम से पानी पीते हैं या फिर पानी में रहते हैं या ज़्यादातर कीचड़ का जो माहौल होता है वो पसंद करते हैं। अदर हर्ड्स हैड टू बी शिफ्टेड टू द ड्राई प्लेचूज एट दिस टाइम। जो बाकी इनके होते हैं शीप गोट या बाकी जानवर होते हैं उनको ये इन एरिया से दूर रखते हैं। यहाँ ये भी पता चलता है कि ये मूवमेंट ह्यूमन बींग्स डिसाइड नहीं कर रहे हैं, ये मूवमेंट डिसाइड कर रहे हैं एनिमल्स। एनिमल्स को कौन सा एटमॉस्फेयर पसंद है, किस एटमॉस्फेयर में वो ज़िंदा रह सकते हैं, किस एटमॉस्फेयर को वो बर्दाश्त कर सकते हैं, उसी हिसाब से।
तो जैसा हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा, कोंकण एरियाज़ में जो डंगर्स आते हैं, वहाँ के शीप ज़्यादा जो वेट मानसून है, जो सर्द मानसून है यानी सर्दियाँ हैं, जो बारिशें होती है वो बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, इसलिए उनको मूवमेंट करनी पड़ती है वापस ऑन ड्राई एरियाज़ की तरफ, जहाँ पे पानी या जहाँ पे बारिशें बहुत कम होती हैं। तो एनिमल्स डिसाइड करते हैं किस तरह से और किस एरिया में मूवमेंट करनी है। और भी कुछ कम्युनिटीज़ के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे एक और कम्युनिटी का नाम आया है बंजार्स। तो ये काफ़ी मशहूर समझे जाते हैं ग्रेजर्स के लिए, ग्रेजिंग के लिए। ये मेडिवल टाइम्स में बहुत ज़्यादा मशहूर थे। इनका काम था एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करना, और कभी कभार ये चीज़ें बेचते जाते थे। So these Banjars were found in the villages of Uttar Pradesh, Punjab, Rajasthan, Madhya Pradesh, Maharashtra in search of good pasture land for their cattle. They moved over long distances, selling plough, cattle, and other goods to villagers in exchange for green and fodder. तो डेफिनेटली मैंने पहले ही कहा ये काफ़ी मशहूर थे चीज़ें बेचने के लिए। तो जो इनके पास चीज़ें होती थी, जैसे ये प्लॉह कैटल ख़रीदते थे, या इनके पास होते थे जिसको हम बोलते हैं ऑक्सन, जो बैल होते हैं, बैल की जोड़ी, ये बेचते थे इन लोगों को जो कल्टीवेटर्स होते थे इस एरिया में। जैसे उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, इन एरियाज़ में जो कल्टीवेटर्स थे उनको ये क्या बेचते थे, प्लॉह कैटल, और साथ ही साथ में और वो खाने पीने की चीज़ें जैसे कर्ड हुआ, घी हुआ और कभी कभार तो ये हनी भी बेचते थे, ब्लैंकेट्स बेचते थे, ऊन बेचते थे। तो ये सारी चीज़ें बेचते थे। रिटर्न में क्या खरीदते थे वापस, फूड ग्रीन्स और फुडर। बल्कि मिडिवल टाइम्स में बंजारास की जो इमेज थी, बंजारास का जो रेस्पेक्ट था, वो काफ़ी ज़्यादा किया जाता था, क्योंकि ये सिटी से कुछ चीज़ें खरीदते थे और गांव में बेचते थे, गांव से चीज़ें खरीदते थे, सिटीज़ में बेचते थे, एक गांव से चीज़ें बेचते थे, दूसरे गांव में बेचते थे, खरीदते थे। यानी एक गांव से खरीदना, दूसरे गांव में बेचना, तो यही इनका काम था। तो ये इस मूवमेंट के हिसाब से चलते रहते थे एक जगह से दूसरी जगह। तो जैसा कुछ टर्मिनोलॉजी यहाँ पे आ गई, खरीफ आपको दिया हुआ है, ऑटमन क्रॉप है, फिर रबी जिसको हम स्प्रिंग क्रॉप कहते हैं, स्टबल, लोअर एंड्स ऑफ ग्रेन स्टॉक्स लेफ्ट इन द ग्राउंड आफ्टर हार्वेस्टिंग, जिसको कश्मीरी में हेल कहते हैं। जब हम हार्वेस्ट करते हैं तो वो जो लास्ट में रहता है बचा कुचा ग्रीन होता है, ग्रीन के जो प्लांट्स होते हैं उनको हम कहते हैं स्टबल। लोअर एंड्स यानी मुंज ग्रास जिसको हम कहते हैं, तो लास्ट में वो भी बचता है, जानवर ये भी खाते हैं। तो इस पिक्चर को आप गौर से देख सकते हैं, ये आपको दिखाएगा राय का कैमल्स ग्रीजिंग ऑन द थार डेजर्ट इन वेस्टर्न राजस्थान। तो देखिए आपको क्लियर नज़र आएगा, यहाँ पे ग्रीजिंग ग्राउंड बहुत कम है, इसलिए ऊंट जो आपके सामने नज़र आ रहे हैं ये ज़्यादातर थॉर्नी बुशेस खाते हैं। तो इसलिए ये जो कैमल है ज़्यादातर डेजर्ट एरियाज़ में पाए जाते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं शिप ऑफ डेजर्ट। तो कर्नाटक, आंध्र प्रदेश की मैंने बता दिया, वहाँ पे गोलाज रहते थे। इसी तरह से कुरमाज एंड कुरबाज, या फिर उनके अलावा कुछ पेस्टोरलिस्ट कम्युनिटीज़ जिनमें मैंने बंजारास का नाम लिया। तो ये सारी कम्युनिटीज़ काफ़ी मशहूर हुआ करती थी मिडिवल या लेट मिडिवल टाइम्स में, जिसको हम बोलते हैं 19th एंड 20th सेंचुरीज़। तो थोड़ा राजस्थान के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। सो इन द डेजर्ट्स ऑफ राजस्थान लिव्ड द रैकाज। तो जैसा रैकाज की आपने पिक्चर थोड़ी देर पहले देखी, जहाँ पे ऊंट वो खा रहे थे, यहाँ पे फिर मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। ये देखिए, ये राय का कैमल्स है। तो ये राय का असल में ट्राइब है जो ऊंट पालते हैं और राजस्थान एरिया में रहते हैं। द रेनफॉल इन द रीजन वाज मीगर एंड अनसर्टन। अनसर्टन मतलब कब बारिश होगी पता नहीं है, और कितनी होगी ये भी पता नहीं है। नॉर्मली वहाँ पे बहुत कम बारिश होती है। सो ऑन कल्टिवेटेड लैंड हार्वेस्ट्स फ्लैक्चुएटेड एवरी ईयर। ओबेसली जब बारिशों का कुछ पता नहीं है तो जो हार्वेस्ट होता है, जो कल्टीवेशन होती है, वो हर साल एक जैसी नहीं होती है। डिपेंड करता है कितनी बारिश होगी, कितनी नमी होगी ज़मीन में, कितनी कल्टीवेशन पॉसिबल है, और कितने एरिया पे कल्टीवेशन हो सकती है। तो ये इस राजस्थान एरिया का आज भी जिसको हम कहते हैं क्लाइमेट है। सो ओवर वास्ट स्ट्रेच नो क्रॉप कुड बी ग्रोन।
सो द रायकाज कंबाइंड कल्टीवेशन विद पेस्टोरलिज्म। जो रायकाज हैं असल में कल्टीवेटर्स है, लेकिन साथ ही साथ में ये पेस्टोरल एक्टिविटीज़ भी करते हैं, यानी एक तरफ से ये कल्टीवेशन करते हैं और दूसरी तरफ से ये जानवरों को भी पालते हैं। तो मॉनसून सीज़न में जो रायकाज है, रायकाज ऑफ बारमर या जैसलमेर है या जोधपुर है या बिकनर है, ये स्टे करते हैं अपने होम्स में, जो इनके गांव हैं वहीं पे रहते हैं। किस सीज़न में? मॉनसून में। वो इसलिए क्योंकि मॉनसून में बारिशें होती है और कल्टीवेशन पॉसिबल होती है। वेयर पास्चर वाज अवेलेबल, और डेफिनेटली जब बारिशें होंगी तो जो पास्चर या ग्रेजिंग लैंड्स हैं वो भी अवेलेबल होती हैं। दैट्स वाई ये अपने घरों में ही रहते हैं। बाय अक्टूबर when these grazing grounds were dry and exhausted, they moved out in search of other pasture and water and returned again during the next monsoon. तो अक्टूबर के बाद जब ड्राई सीज़न होता है तो ये चले जाते हैं अपने इन गाँव, अपने इन विलेज को छोड़कर उन एरियाज़ की तरफ जहाँ पे ग्रेजिंग ग्राउंड हो, जहाँ पे पानी हो, और जब फिर बारिशें आती है फिर अपने घरों को वापस आते हैं। तो वन ग्रुप ऑफ रायकाज नोन एज द मारू, मारू का मतलब होता है डेजर्ट, और इनको बोलते हैं मारू रायकाज, यानी वो रायकाज जो डेजर्ट एरियाज़ में अक्सर रहते हैं। हर्डेड कैमल्स एंड अनदर ग्रुप रियर्ड शीप एंड गोट, यानी एक ग्रुप जो मारू रायकाज है, डेजर्ट एरियाज़ के रायकाज है, कुछ लोग इनमें कैमल को पालते हैं और कुछ लोग शीप और गोट को पालते हैं। यानी ये डिपेंड करता है कि इनके पास किस तरह का लाइव स्टॉक है, ये उस हिसाब से भी कैटेगराइज किए जा सकते हैं। तो डेफिनेटली जिनके पास कैमल होंगे तो वो डेजर्ट एरियाज़ में ज़्यादा रहेंगे, जिनके पास गोट एंड शीप है वो तो डेफिनेटली डेजर्ट एरियाज़ में ज़्यादा देर तक नहीं रह सकते हैं, इसलिए वो मूवमेंट करते रहते हैं। तो इसको गौर से देखिए, आपको मार्केट नज़र आएगा जिसमें ये बेचते हैं अपनी चीज़ें। तो डियर स्टूडेंट्स, इस मार्केट को गौर से देखिए, इसमें आपको नज़र आएगा ए कैमल फेयर एट बलोत्रा इन वेस्टर्न राजस्थान। Camel herders come to the fair to sell and buy camels. The Maru Raikas also display their expertise in training their camels. Horses from Gujarat are also brought for sale at this fair. तो हॉर्सेस और कैमल्स यहाँ पे आते हैं, और इसके साथ साथ ये जो कैमल्स को ट्रेन करते हैं, चलना फिरना, बोझा उठाना या बैठना उठना, ये ट्रेन करते हैं अपने कैमल्स को। ये भी यहाँ पे ये दिखाते हैं ख़रीदने वाले को कि किस तरह से हम कैमल्स को ट्रेन करते हैं। So we see that life of these pastoral groups was sustained by the careful consideration of the host of factors. They had to judge how long the herds could stay in one area, know where they could find water and pasture. They needed to calculate the timing of their movements and ensure that they could move through different territories. They had to set up a relationship with the farmers on the way so that the herds could graze in the harvest fields and manure the soil. They combined the range of different activities, cultivation, trade, and herding to make their living. So, how did life of pastoralists changed under colonial rule? तो डियर स्टूडेंट्स, अभी तक हमने डिस्कस किया बहुत सारी पेस्टोरल कम्युनिटीज़ के बारे में, जो गुजर बकरवालों से स्टार्ट हमने किया और आयकाज तक हम बहुत सारी, जैसे बंजारास के बारे में हमने बात की, कुमरोज़ के बारे में, कुरबाज़ के बारे में, या फिर जो महाराष्ट्र में थे जिनको हमने नाम पढ़ा, दे आर कॉल्ड एज डंगार्स। तो ऐसी ट्राइबल कम्युनिटीज़ के बारे में एक चीज़ तो कॉमन है कि वो ज़्यादातर डिपेंड रहते हैं लाइव स्टॉक पे और ज़्यादातर मूवमेंट्स करते रहते हैं। लेकिन ये भी देखना है, इन्हें मूवमेंट्स के बारे में पता था कि हमें मूवमेंट कब करनी है, किस जानवर को किस एरिया में ले जाना है, वो कहाँ पे सस्टेन कर सकता है, कहाँ पे एडजस्ट हो सकता है, तो कब हम वापस आएंगे, कैसे हम फार्मर्स पीजेंट्स के साथ रिलेशंस रखेंगे, कैसे उनको हमारी वजह से फ़ायदा होगा और उनकी वजह से हमें फ़ायदा होगा। तो ये सारी चीज़ें 18th 19th सेंचुरीज़ तक तो स्टेबल रही, कंटिन्यू रही, इसमें कोई चेंज नहीं थी। ना तो एंशियंट टाइम्स में ना मिडीवल टाइम्स में इनकी लाइफ इफ़ेक्ट हुई। लेकिन मॉडर्न टाइम्स में कुछ चेंजेस देखने को मिली, वो चेंजेस हमें देखनी है, ख़ास तौर पे जब हम पढ़ेंगे ब्रिटिश रूल के अंडर इनकी लाइफ, इनके लाइव स्टॉक, इनके लाइवलीहुड पे क्या इम्पैक्ट पड़ा। तो यहाँ तक हमारा ये टॉपिक क्लोज़ हो गया। इसको गौर से देखिए, ये पेंटिंग्स आपको, ये फ़ोटोग्राफ्स आपको बताएंगे बहुत सारी चीज़ें
जब ये डिस्कस करते हैं, बैठते हैं एक जगह पे। अ कैमल फेयर एट पुष्कार। यहाँ पे देखिए मारू राय का जीनियोलॉजिस्ट विथ अ ग्रुप ऑफ रायकाज। यहाँ पे देखिए आप बैठे हुए हैं, इनके घर भी आप यहाँ से आराम से देख सकते हैं किस तरह के घर हैं इनके पास। इसको देखिए आपको नज़र आएगा जो मलधारी हर्डर्स है, मूविंग इन सर्च ऑफ पास्चर्स, देयर विलेजेस और इन द रन ऑफ कुछ। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा कल्चरल रूल एंड द पेस्टोरल लाइफ। टिल देन खुदा हाफिज़, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।